नमस्कार, मैं हूँ विदुषी शर्मा और आप देख रहे हैं द जकास। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मनीष झा जी, जो कि जाने-माने पॉलिटिकल कैंपेनर, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। इन्होंने हाल ही में हुए बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 की चुनावी रणनीति भी बनाई थी और बीते सालों में कई ऐसी चुनावी रणनीति दिल्ली और बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 में इनका काम भी देखने को मिला। मनीष जी पॉलिटिकल कैंपेनर होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं और आपने उन्हें जाने माने न्यूज चैनल्स में पैनलिस्ट के तौर पर भी देखा होगा। तो मनीष जी स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा तो आपने डिस्क्राइब किया है, वेरी गुड। जी बताएं। सर, अभी भी कई लोगों को नहीं पता कि पॉलिटिकल कैंपेनर्स कौन होते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझा दें कि एक पॉलिटिकल कैंपेनर और एनालिस्ट की चुनाव में क्या भूमिका होती है। जी देखिए, पॉलिटिकल कैंपेन्स या पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बूम करी है। यहाँ पर दो तरह के अगर हम बात करें प्रोफाइल्स होती हैं। एक होता है पॉलिटिकल कंसल्टेंट या स्ट्रेटजिस्ट, जिन्हें हम लोग चाणक्य के रूप में जानते हैं। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे। पॉलिटिकल कैंपेनर्स, कैंपेन मैनेजर्स। पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर्स वो होते हैं, जैसे आपने अगर एक लेमैन भाषा में बताऊं तो इवेंट मैनेजर जैसे होता है, जिसका काम होता है कि सभी चीजों को लाइन अप करके, ऑर्गेनाइज करके और ऑडियंस के हिसाब से सेटअप को तैयार करे। वैसे ही पॉलिटिकल कैंपेनर का काम होता है ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हुए, उस डेटा के इम्पैक्ट को जानते हुए एक्टिविटीज डिजाइन करे, उनको एग्जीक्यूट करे और उसका पोस्ट एक्टिविटी फीडबैक भी लेकर आए। आने वाले टाइम में और मतलब अभी भी अगर आप देखेंगे जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यहाँ पर पॉलिटिकल कैंपेनर और पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर और पॉलिटिकल कंसल्टेंट और स्ट्रेटजिस्ट का हर बड़ी राजनीतिक पार्टी में भी और बड़ी कंपनीज में भी एक सेपरेट प्रोफाइल है। इट इज कॉल्ड और इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन। जैसे कि हमारे यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वकील होते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल कंसल्टेंट और पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर्स इज अ प्रोफाइल, इज अ प्रोफेशन नाउ। इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन टू ग्रो इन। जी। सर, अगला सवाल ये है कि आपने अभी हाल ही में हुए बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 की चुनावी रणनीति बनाई, तो उसमें आपको मतलब आपका अनुभव कैसा रहा? 2021 का शुरुआत बहुत ही अच्छा था। इस बार 5 राज्यों में, पौंडीचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पे भी चुनाव थे। तो तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, बंगाल, असम और साथ में कुछ बाई पोल्स भी थे। लेकिन सभी, पूरे भारत में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी बंगाल का चुनाव जो है वो एक अलग ही अहमियत रख रहा था। एक अलग तरह की ग्राउंड पे भी, मीडिया में भी, नेशनल लेवल पे भी, जहां भी हम लोग जा रहे थे, हम लोग बंगाल में बंगाल चुनाव की बात कर रहे थे, बंगाल चुनाव के बारे में सुन रहे थे। तो बाकी लोगों की जैसे, बाकी पॉलिटिकल कंसल्टेंट की जैसे, मेरा भी एक मन और झुकाव बंगाल की तरफ था। बंगाल हमने शुरू करा था जुलाई 2020 से, जब हमने 125 विधानसभाओं में सर्वे किया था। फिर उसके सर्वे के हिसाब से हमने रणनीति तैयार की और जनवरी फरवरी में हमने वहां के जो राजनीतिक पार्टीज हैं, उनको हम लोगों ने उस रणनीति के हिसाब से जीतने में मदद भी की। बंगाल अपने आप में एक
अलग आप समझिए कि वहाँ की जो मानसिकता है वोटर की, वो बहुत ज्यादा टफ है समझना, अनलाइक अदर स्टेट्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ओपिनियन पोल जो है वो फेल हो गए थे। वहां का वोटर मुट्ठी बंद करके रखता है, वहां के डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। बाकी राज्यों के, हर राज्य के डायनामिक्स अलग होते हैं, लेकिन बंगाल बहुत अलग था। टफ था सिचुएशन हमारे ऊपर। अपोजिशन पार्टीज ने, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अपोजिशन एजेंसीज, मतलब जो मेरे जैसे कंसल्टेंट थे, उन लोगों ने भी अटैक्स करवाए। अ, हमारे जो ऑन ग्राउंड टीम थी, फील्ड टीम थी, उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स हुए। तो इस तरह का जो आप टीवी पे देख रहे थे, जो वायलेंस, प्री पोल पोस्ट पोल वायलेंस आप देख रहे थे, जिस तरह की हीट आप टीवी और न्यूज चैनल्स में देख रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा तेज हीट ग्राउंड पे मैं, मेरी टीम और हमारे जैसे कई लोग बंगाल में देख रहे थे। तो बंगाल का चुनाव सिखाने, मतलब लर्निंग के मामले में बहुत अलग था। और मैं सजेस्ट करूंगा, अब जो भी किसी भी तरह के उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में या पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में या इवेंट मैनेजमेंट में या रूरल मार्केटिंग में, उन्हें बंगाल एक बार जरूर जाना चाहिए। इट्स अ डिफरेंट केस स्टडी। सर, आपने अभी तक बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स की योजना बनाई, पर उनके इम्प्लीमेंटेशन में आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी, ऐसे तो हर इलेक्शन, हर कैंपेन हमारे लिए चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। कभी कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं करते, कभी पार्टी सपोर्ट नहीं करती, कभी वोटर जो है वो बहुत ही अलग माहौल में होते हैं। हर जगह की अपनी अपनी दिक्कत होती है, कभी धर्म को लेके, कभी इश्यूज को लेके, कभी पार्टी के फेस को लेकर। लेकिन अगर कुछ मैं आपसे शेयर करूं, तो जैसे कर्नाटक का एक्सपीरियंस है मेरा, जहां पर हमारे वॉलंटियर्स जब वोटर्स को कन्विंस कर रहे थे किसी एक पार्टी के लिए, तब वहां पर उसी पार्टी के कुछ लोगों ने हमारे वॉलंटियर्स के साथ में बहुत बुरी मारपीट की। और उनको तब तक नहीं छोड़ा जब तक हम लोगों ने पार्टी से स्टेट लेवल कार्यकारिणी को वहां पर लेकर गए। उनको देखने के बाद, उनके बीच बचाव करने के बाद उनको छोड़ा गया। जब उनका जो कहना था वो यही था कि हमारे होते हुए बाहर के लोग काम क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। कभी हम लोग, जैसे पिछले बिहार चुनाव में कोरोना के टाइम पे सारी लाइव रैलीज हो रही थी। तो लाइव रैलीज को ब्रॉडकास्ट करना ऐसी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करके वहाँ पे अरेंजमेंट करना। तो ग्राउंड के अपने चैलेंजेस होते हैं। टेक्निकल, जब हम बैकएंड से डेटा को एनालाइज करते हैं तो अपने चैलेंजेस होते हैं। चैलेंज जो सबसे बड़ा आज तक इस इंडस्ट्री के लिए है, वो ये है कि हर विधानसभा में डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप एक ही आइडिया या एक ही स्ट्रेटजी हर विधानसभा में चला रहे हैं। तो आपको हर विधानसभा में नई स्ट्रेटजी बनानी होती है। वहाँ के लोग अलग होते हैं, वहाँ कई बार भाषा अलग हो जाती है। भाषा नहीं होगा तो एक्सेंट चेंज हो जाता है, खान पान चेंज हो जाता है। उस कंडीशन में हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कैंपेन डिजाइन करना और उन डायनेमिक्स में उसको एग्जीक्यूट करना, वो चैलेंज होता है सभी पॉलिटिकल कैंपेन में देखिए। जी सर। सर, आपकी जो फर्म है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों में काम कर रही है, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके हिसाब से वोटिंग का खेल बदल सकते हैं? अभी हमारी टीम उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा चारों राज्यों में काम कर रही है, जहां पर 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके अलावा हमारी संस्था टीम्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के होने वाले इलेक्शंस में भी काम कर रही है, जैसे बीबीएमपी बैंगलोर म्यूनिसिपैलिटी, उड़ीसा में 3 म्यूनिसिपैलिटी है, भुवनेश्वर, पुरी, कटक, बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी, पूना म्यूनिसिपैलिटी एंड सो ऑन। तो ग्राउंड से लेकर, मतलब छोटे पंचायत इलेक्शन से लेकर और सांसद के इलेक्शन तक हमारी संस्था इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को या पार्टी को इलेक्शन मैनेज करने में सपोर्ट करती है। तो ये काम चल रहा है।
जब बात करते हैं वोटिंग पैटर्न की, तो वोटिंग पैटर्न भी मैंने अभी आपको बताया था कि विधानसभा वाइज बदलती रहती है। कहीं कहीं पे अभी जैसे अगर हम आज की बात करें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, मैं नतीजा नहीं बता रहा, लेकिन अमूमन जो मुद्दे हैं वो एक है, लेकिन क्योंकि एक बड़े नेता सेंटर में बैठे हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी का एक अपनी एक छवि हो गई है धर्म पक्ष को लेके, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। यानी इस बार भी जो हमें लग रहा है वो ये है कि इतने बड़े मुद्दे होने के बावजूद जो ब्रांड है, वो ब्रांड बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट कर चुका है। बहुत अच्छे से नैरेटिव सेट है। गोवा और पंजाब की बात करें तो गोवा में नेतृत्व की थोड़ी सी कमी लग रही है, जो वोटर्स को समझा सके कि हाँ उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया, या अपोजिशन ये बता सके कि आने वाले 5 सालों में क्या हो सकता है। सेम विद पंजाब। पंजाब में अभी तक ग्राउंड पे वो एक्टिविटी, वो वोटर्स का मन अभी पता नहीं चल रहा है। वोटर्स अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वोटर्स सिर्फ देख रहे हैं। जब इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएगा, तब इस बात पे कमेंट करना सही रहेगा कि वोटर्स वोटर्स किस तरफ जाएंगे, या कौन से ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे वोटर अपना डिसीजन बदल सकता है या डिसीजन लेगा। ये आज कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मुद्दे बनने शुरू होंगे और फिर उन मुद्दों का मतलब रिजल्ट ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। जी जी सर। तो सर अब आने वाले उत्तराखंड चुनाव की आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए? उत्तराखंड में चैलेंजेस बहुत हैं, इश्यूज बहुत हैं, और जो अभी सबसे बड़ा इशू है वो जमीन को लेके है। जहाँ पे उत्तराखंड की जनता चाहती है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे रूल्स जमीन को लेकर आए, जहाँ पे बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता, और उसमें कुछ बदलाव भी करवाने हैं। तो वो एक मुद्दा बहुत बड़ा दिख रहा है, खास तौर से गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में जिस तरीके से इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, और इंडस्ट्रीज बढ़ने के बावजूद वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये एक मुद्दा हो सकता है आने वाले समय में। कैसे उसको ये लोग आगे उठाते हैं, पॉपुलेशन कैसे उठाता है, या सरकार कैसे मतलब बीजेपी कैसे उठाती है, ये बात की बात है। तो बाकी इधर देखें तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी के पास में पिछले 5 वर्षों में किए हुए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात वो लोग करेंगे अभी आने वाले टाइम में। और जो उन्होंने तुरंत उत्तराखंड के, अब इसको पोर्ट्रे कैसे करेंगे वो देख रहे हैं कि उन्होंने सीएम के रिपोर्ट या परफॉर्मेंस के हिसाब से सीएम भी बदल दिए जब उनको लगा। तो पार्टी इस तरह के नैरेटिव सेट कर सकती है, और उसमें हो सकता है कि जनता बहकावे में आ भी जाए, बहकावे में मान लीजिए, या कन्विंस कर लेगी पार्टी। दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस, ये तीनों को अगर देखें तो तीनों का वोट बैंक जो है, अब जैसे आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के वोट में है और कांग्रेस का अपना जो वोट बैंक है वो है। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में अगर सेंध लगा पाती है कुछ भी परसेंटेज में, तो उसका सीधा सीधा फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को होगा। उत्तराखंड क्रांति दल कहीं थोड़ा बहुत जो डेंट कर सकते हैं बीजेपी को, वो शायद कर ले, वो बीजेपी के वोट बैंक पे है, लेकिन कुछ वोट इधर से भी जाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा। अभी लेटेस्ट एनालिसिस के हिसाब, लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से बीएसपी भी जो है वो उत्तर प्रदेश पश्चिम से लगे हुए, जो सहारनपुर से लगा हुआ या मुजफ्फरनगर से लगे हुए जो एरिया है, उन विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है। तो अगर वो वहाँ पे बीएसपी भी आ जाती है तो मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सारे खेल में फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को होता हुआ दिखेगा। जी सर। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जो उत्तराखंड में उभर के सामने आई है, जिसके पास 57 विधायक थे। उसके बाद भी पिछले 5 सालों में अभी तक उन्होंने 3 सीएम बनाए। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं?
वही मैंने आपको भी बताया था कि पार्टी इसको कैसे पोर्ट्रे करेगी चुनावों में, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जहां तक मेरे अभी तक के उत्तराखंड में 1 साल, मतलब 1 साल से देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, तो उस 1 साल के अंदर सीएम बदलने का बहुत ज्यादा फर्क जनता में देखने को नहीं मिला। कि वो नाराज हैं या कुछ लोग मिले हैं मुझे ऐसे जो पार्टी के ही थे या पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। लेकिन अगर मास लेवल की बात करूं, आम जनता की बात करूं, तो उनको अभी तक तो कोई फर्क होता हुआ दिख नहीं रहा। उनको जो बेसिक मुद्दे हैं वो अभी, जैसे देहरादून जैसे शहर में बिजली एक मुद्दा बना हुआ है इन दिनों, तो उन मुद्दों के ऊपर जो है हो सकता है कि वो पार्टी से, सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल पूछे या उनको कटघरे में खड़ा करे। लेकिन फिर भी आ, फायदा पार्टी को इसलिए होगा, बीजेपी को, क्योंकि उसका नैरेटिव जो वो सेट करेंगे कि 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री को क्यों बदला, ये अभी तक पार्टी ने कहीं पे भी किसी भी वक्तव्य में नहीं बताया है कि उन्होंने बदला क्यों। तो ये शायद उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि आने वाले चुनाव के समय पे, मतलब चुनाव के ठीक पहले, वो इस तरह का नैरेटिव सेट करें कि भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सीएम के रिपोर्ट कार्ड के परफॉर्मेंस के आधार पर उसको तुरंत बदल दिया। ऐसे नैरेटिव आ सकता है। तो वो अगर नैरेटिव आ गया तो जनता में जो भी थोड़ा बहुत असमंजस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो 3 मुख्यमंत्री बदलने का जनता पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जो फर्क पड़ा है वो फर्क पड़ा है पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो अब सत्ते में आ गए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं, छोटे छोटे कुछ कुछ एमएलए के और पार्टी अधिकारियों के। ये ग्रुपिज्म जो है ये हो सकता है कि पार्टी को नुकसान करा दे। 3 बार मुख्यमंत्री बदलना इतिहास में पहली बार, और वो भी उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में। फिर आप ये देखिए कि हरिद्वार से सांसद थे, जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उनको भी हटाया गया। तो ये कठिन निर्णय थे पार्टी के इलेक्शन के ठीक पहले, लेकिन हो सकता है कि उनके पास में कुछ रणनीति हो। तो वो जो ग्रुप बने हैं, वो जो पार्टी में नाराजगी आई है उनके नेता को हटाने की, उनके नेता के साथ इस तरह का बर्ताव करने की, वो नुकसान कर सकता है अगर पार्टी ने उसको सही समय पर नहीं संभाला। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, 3 बार मुख्यमंत्री बदलने से जनता पे कोई खास प्रभाव नहीं है। जो प्रभाव है वो पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं पर। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद है हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। द जकास से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।